गैसेस स्टेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में इससे पहले हम देख लेते हैं क्या किया था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में आप बात कर रहे थे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपने क्या कहा था, कुछ पोस्टुलेट्स को हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट थे, मैंने पहले ही बोला था, काफी इंपॉर्टेंट है वो आपके। तो हमने क्या बोला था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि जो भी हमारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे होते हैं, वो हमारे रैंडम मोशन में मूव करते हैं। मतलब उनके ऊपर कोई फिक्स कंडीशन नहीं होती कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है या किस स्पीड के साथ जाना है। ये गैसियस पार्टिकल्स पर कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं होती। और साथ में हमने एक चीज और कही थी वहां पे, ये चीजें मैं रिपीट क्यों करा रही हूँ क्योंकि आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये सारी चीजें यूज होने वाली है, सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो ये देखो, फर्स्ट चीज तो हमारी क्या थी कि कोई भी पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल है, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हर एक पार्टिकल के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। मैं जस्ट एक सिंगल पार्टिकल का एग्जांपल लेके आपकी चीजें रिवाइज कर रही हूँ। अदरवाइज जो भी हमें पोस्टुलेट्स देखने हैं वो लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, वहां से समझ आएगा। तो अब बात करते हैं कि किसी भी सिंगल पार्टिकल्स की, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हो तो वहां पर वो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन को फॉलो करता है। साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल जो है जब मूव कर रहा होता है तो उसके पास, उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके साथ कोलाइड भी कर सकता है और कोलिजन के थ्रू यहाँ से वो अपनी स्पीड को चेंज करता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब आपको कराई थी वहां पर एक्सप्लेन किया था कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर उन सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, साइज में भी, शेप में भी और मास में भी। तो अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं रेफरेंस मान के उसको की बात कर रही हूँ, मैं इसी के बेसिस पे सभी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकती हूँ एक सिंगल मॉलिक्यूल की बेसिस पर ही। तो यहाँ से आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सवेल ने जो हमारी स्पीड्स हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स की, उनके बारे में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। मैथमेटिकल इसमें हमारा जो पोर्शन रहेगा उसमें डेरिवेशन आपको नहीं करना है ग्रेजुएशन के बच्चों को। अदरवाइज हम जो कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। तो क्या टॉपिक है आपका, मैक्सवेल हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में इसकी स्टडी की थी, ये चीज ध्यान रखना। 1886 में ये स्टडी किया था। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल जिन्होंने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मॉलिक्यूलर स्पीड्स किसकी, गैसेस की, गैसेस मॉलिक्यूल्स की, जो उनके मॉलिक्यूल्स है गैसेस मॉलिक्यूल, तो उनकी स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है हमें। तो ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था मैक्सवेल ने मॉलिक्यूलर स्पीड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वन बाय वन हम टॉपिक को आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो पहली चीज हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इस टर्म में इस जो हमने टॉपिक किया था यहाँ पर हमने गैस के पार्टिकल्स के बारे में बात की थी कि गैसेस पार्टिकल किस तरह से रीअरेंज होते हैं वहां गैसेस, मतलब कोई भी अगर हम गैस ले रहे हैं तो वो पार्टिकल्स जो है उसके वो किस तरह से रीअरेंज होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने ये कही थी कि जो भी गैस हम लेंगे किसी भी कंटेनर में, सपोज हमने गैस ली है तो वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड होती है। ये लाइन मैं किस लिए लगाती हूँ कि यहाँ से ये पूरे कंटेनर को फिल करके रख रही है। अगर हमने कोई भी गैस इसके अंदर डाली है तो ये पूरा कंटेनर गैसेस मॉलिक्यूल से फिल हुआ है, इसमें हर जगह गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कि जो भी हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए विजिबल रहे, ये जितने भी हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव करते थे। रैंडम मोशन में मूव करने के साथ साथ हमने कहा था सभी गैसियस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। तो सपोज करो ये पार्टिकल जो है हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं, और कोलिजन करने के बाद ये अपनी स्पीड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि अपनी स्पीड्स को चेंज कर देते हैं। किसी की स्पीड इंक्रीज कर जाती है, किसी की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कोलिजन में हुआ उनका और स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपकी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आप सभी को पता है कि जब भी आपने कोई भी गैस ली है
उसके अंदर मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कोई ये नहीं है 10 मॉलिक्यूल्स है, 15 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में हमने कहा था सेम शेप होती है, सॉरी हाँ, शेप सेम रहेगी, साइज सेम रहेगा और इसका मास सेम रहेगा। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है आपके आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स तो है बट इनकी स्पीड्स आइडेंटिकल नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें इतना तो बता दिया था, बट अब मैक्सवेल के सामने क्वेश्चन ये आया कि अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड्स को पोसेस कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड्स हैं इनकी, तो फिर हम इनकी स्पीड्स को स्टडी कैसे करेंगे? जो इनकी स्पीड्स जो है अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम इनकी स्पीड्स के बारे में कैसे बताएंगे? और अगर अलग अलग स्पीड है तो क्या हम अगर ओवरऑल गैसेस पार्टिकल्स की स्पीड्स की या वेलोसिटी की बात करें हम, तो हम क्या वैल्यू लेंगे? तो उसके लिए एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे? कि सपोज कीजिए आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स में हम अभी के लिए जस्ट मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा जो मैं अभी नेक्स्ट लाइन बोलने वाली हूँ। मैं जस्ट मान के चल रही हूँ कि मान लो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो x, y और z सपोज कर रहे हैं। हम x वैल्यू रखते हैं, कुछ पार्टिकल्स तो वेलोसिटी की स्पीड की बात कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स तो x वैल्यू रखते हैं, कुछ पार्टिकल्स y वैल्यू रखते हैं, कुछ पार्टिकल्स z वैल्यू रखते हैं। हम जस्ट सपोज करके चल रहे हैं कि इनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं और इन डिफरेंट स्पीड्स में सपोज हम ये जो x y z मान रहे हैं ये वैल्यू हमारी कम है। सबसे कम वैल्यू जो हमने ली है ये x y से बड़ा, सॉरी छोटा है, y या फिर यूं कहो y जो है x से बड़ा है और z जो है वो हमारा y से बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर मैं ये मान रही हूँ, y उससे छोटा, x उससे छोटा। तो इस तरह से अगर मैं नंबर मान के चल रही हूँ तो यहाँ पर किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की स्पीड कम, किसी की स्पीड उससे भी मतलब उससे भी कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर स्पीड्स रखते हैं तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? और हमने तो अभी यहाँ पर सिर्फ 3 ही वैल्यूज मानी है, सपोज किया है जस्ट। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पीड्स हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, इसका ही एरिया मान रही हूं मैं, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में 50-60 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़ा सा मैंने एरिया लिया, उसमें 50-60 मॉलिक्यूल्स हैं और उन सब की हो सकता है स्पीड्स अलग अलग हो सकता है किसी 2-3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो, किसी और की डिफरेंट हो। तो आपको जस्ट यहाँ पर ऑल इन ऑल आपको जस्ट अज्यूम करना है कि हर पार्टिकल की अगर स्पीड अलग है तो वो अलग कुछ भी हो सकती है, कितना भी नंबर हो सकता है। किसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, किसी की स्पीड कम हो सकती है। आप यही मान के चलो, सपोज आपके सामने कोई आपके क्लासमेट्स बैठे हैं, आप सभी को एकदम से भागने के लिए बोला जाए, सिर्फ ये बोला है कि भागो, एकदम से सिर्फ भागने के लिए बोला है, तो कोई किसी स्पीड में भागेगा, कोई किसी स्पीड में भागेगा। बट हो सकता है कि नहीं 2 स्टूडेंट्स की स्पीड जो है वो मैच कर जाए, कि नहीं 3 स्टूडेंट्स की स्पीड मैच कर जाए, पर हो सकता है सभी की अलग अलग हो। तो इसी तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी थी मैक्सवेल के सामने कि अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उन सबकी स्पीड्स अलग अलग हैं तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, हम उसकी उन सभी पार्टिकल्स की स्टडी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो डिटेल स्टडी करनी है ना। आपका चैप्टर ही क्या था, आपका जो मेन टॉपिक था वो क्या था? गैसीय स्टेट की डिटेल स्टडी करना। अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है तो सबसे पहली बात हमारे पास स्पीड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, स्पीड का ही नहीं पता कि किस तरह से किसकी स्पीड क्या ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। बट उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि सबसे पहले जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स थे उनकी उन्होंने एवरेज स्पीड निकाल ली, एवरेज स्पीड। अब वही एग्जाम्पल ही लो कि आपके क्लासमेट सभी एकदम से भागे, उनमें से किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की स्पीड कम, हो सकता है कोई बहुत ही धीरे चल रहा है, हो सकता है कोई बहुत फास्ट एकदम से बोलते हैं कि भाई भागना स्टार्ट करो, बहुत तेज स्पीड में भाग गया, हो सकता है कोई मीडिएटर स्पीड में चल रहा है। तो वहां से हमने ऑब्जर्व क्या किया, हम क्या कर सकते हैं कि ये क्लास किस स्पीड से भागी। अगर मेरे से कोई पूछे कि ये क्लास किस स्पीड से भागी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेम यहाँ पर भी क्या किया गया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की गई। और एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, ज्यादातर बच्चे किस स्पीड में गए। यहाँ पर भी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किस स्पीड में चल रहे हैं वो हमारी वैल्यू होगी एवरेज। तो ज्यादातर की वैल्यू आ गई हमारे पास एवरेज। सपोज कर लो यहाँ पर एक्स वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू है, एक्स वैल्यू जो आई है मेरी वो एवरेज वैल्यू है। बट ऑब्जर्व क्या किया गया बाद में
कि जो x वैल्यू, जो मेरी एवरेज वैल्यू है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इस एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनना, x जो मेरा एवरेज वैल्यू, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड की जो एवरेज वैल्यू ली गई, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स तो उस एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा है और कुछ की स्पीड जो है वो बहुत कम वैल्यू मिली। कुछ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर मूव कर रहे हैं उन्हीं की तो एवरेज स्पीड ली थी ना। इन एवरेज स्पीड्स में से जब हमें कोई एक पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू मिल गई इनकी स्पीड की, तो वहां से ऑब्जर्व किया गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड तो उस एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा है और कुछ की स्पीड बहुत कम है। सपोज करो मेरा 50 आया था एवरेज, सपोज कीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो स्पीड हमने वैल्यू x अज्यूम की थी, सपोज 50 है, पर कुछ की हमें मिली 150, कुछ की मिली मुझे 10 की भी 5 लगा लो या 2 3, मतलब बहुत कम। हमें कंपैरिजन करना है, कोई फिक्स वैल्यूज तो है नहीं, हम जस्ट कंपैरिजन करके चल रहे हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया गया। तो उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, अब वो चीज समझनी है हमें। यहाँ से सिर्फ हमने अभी तक तो ये देखिए कि मैक्सवेल के सामने प्रॉब्लम क्या आई थी, कि क्या प्रॉब्लम आई थी कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के पास, और अगर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी स्पीड अलग अलग है, तो हमने जस्ट एक एवरेज वैल्यू ली है। एवरेज वैल्यू लेने के बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि कुछ एक की स्पीड बहुत कम और कुछ एक की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें। तब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट हमारे सामने 1886 में आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि ये स्टडी उन्होंने कब की थी, 1886 में। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने कि डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया मॉलिक्यूल्स को, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है उसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कुछ जो भी हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, ये सारे गैसेस पार्टिकल हैं, जितने भी गैसेस पार्टिकल हैं, उन्होंने क्या चीज करा कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन उठा लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने। कि सपोज करो कि यहां पर मैंने कुछ पार्टिकल्स लिए, कुछ पार्टिकल्स का पोर्शन ले लिया, उस पार्टिकल में इन्होंने जस्ट ऑब्जर्व किया कि स्पीड क्या होगी इस पार्टिकल के। देखो बहुत सारे, एक तो हमारे पास हमने कहा मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से मैं थोड़े से उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबकी स्पीड अलग अलग है। हाँ, हालांकि कुछ एक की मैचिंग हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी अलग अलग है। तो सबकी अलग अलग में हमारे पास एक सोल्यूशन बचता है कि हम एक छोटा सा पोर्शन उठा लें, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनको, मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूशन में से मैं एक पोर्शन ले लूंगी, और उस पोर्शन में मैं चेक करूंगी कि इसमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी आ पाएगी, और उन सभी मॉलिक्यूल्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, स्पीड किस रेंज में आएगी। अब वो यहाँ पर भी इस छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन में भी रेंज की बात करेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि इसकी स्पीड इतनी है। सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में, छोटे से पोर्शन में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले उसे, सारे को पूरा एकदम से स्टडी नहीं करने की बजाय, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन उठाया, उस पोर्शन में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी फिक्स नहीं है। सपोज करो मैंने ये पोर्शन उठाया, एक मैंने ये पोर्शन उठाया, ऐसा कभी फिक्स नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे, ऐसा फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स जो है वो तो रैंडम मोशन में है, कभी यहाँ होंगे कभी यहाँ होंगे, उनका तो कोई पोजीशन ही नहीं है ना। क्या पता यहाँ वाला पार्टिकल कब बाहर निकल जाए, यहाँ वाला पार्टिकल कब बाहर निकल जाए। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि ना तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हो सकते हैं, वहां पर जस्ट मैं प्रोबेबिलिटी चेक कर सकता हूं कि कितने प्रोबेबल हो सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सेम चीज यहाँ पर वेलोसिटी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस रेंज से किस रेंज की वेलोसिटी यहाँ पर हमें मिलेगी। उसके बाद अब मैथमेटिकली उन्होंने एक रिजल्ट, एक इक्वेशन हमारे सामने लेके आए हैं, वो कि अगर सपोज कीजिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया, गैसेस पार्टिकल्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया, और मैंने सपोज किया कि उसकी स्पीड, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड अगर c स्पीड से लेकर c प्लस dc ये रेंज में मिली है, उनको साफ करके लिखते हैं,
क्या चीज बोली उन्होंने कि जो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया उसमें हम स्पीड को C प्लस DC रेंज की स्पीड मुझे वहां पर मिली है। C से C प्लस DC, इसका मतलब क्या कि C जो है मेरी छोटी वैल्यू स्पीड की, और उसमें थोड़ा और चेंज करके, मतलब थोड़े और चेंज की वैल्यू, मतलब थोड़ा और पोर्शन उसका स्पीड का इंक्रीज कर जाए, इस रेंज की स्पीड अगर मुझे मिले इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहीं पर आ रहा है कि सबसे पहली चीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने एक स्पीड रेंज रखी। स्पीड रेंज में C से C प्लस DC की रेंज के मतलब स्पीड यहाँ पर उन्हें मिली। तो उसके बाद वो कहते हैं अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की हेल्प से जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड किया। देखो बच्चों, मेरे लेक्चर में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको नोट्स अपनी जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो वहीं से मिलेंगे, बट आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी इस तरह से रीअरेंज करके नहीं लिखती कि ये वाला कंसेप्ट मैं मतलब इसको इस तरह से आपके सामने लिखूं कि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको। आप जस्ट समझ लो, समझ आने के बाद जब आप अपने रेफरेंस बुक से पढ़ोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जब उन्होंने किया, मतलब उन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद जब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब उन्होंने ऑब्जर्व करने की ट्राई किया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके, जब उन्होंने ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या पाया, दो फैक्टर्स पर मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो क्या रहेगा, वहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या उस टाइम पर इस गैस का पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो पहले फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, और दूसरा ये किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो यहां से उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की, क्वेश्चन उनके सामने ये था कि मुझे स्पीड्स को स्टडी करना है, या स्पीड्स की बेसिस पर हम अगर अपनी डीप स्टडी करना चाहते हैं गैसेस पार्टिकल्स की, तो मेरे पास डिफरेंट स्पीड्स थी। उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन करके उनके पास कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बच गए, और उनमें से अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है तो उनकी स्पीड सभी मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होगी, इस फ्रैक्शन के अंदर भी सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा C से C प्लस DC रेंज की ही मिले, इससे ज्यादा ना मिले, कि भाई मुझे होच पोच नहीं चाहिए, बहुत सारी रेंज में मुझे यहाँ पर स्पीड की वैल्यू नहीं चाहिए। तो C से C प्लस DC की रेंज में उन्होंने स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद जब उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वहां से उन्होंने देखा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वहां पर जब वो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने चले तो उन्होंने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को दो फैक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, जो ज्यादा क्या, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला तो टेम्परेचर क्या लेके चल रहे हो ओवरऑल गैस का उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, दूसरा किस चीज पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी गैस, कि को जो भी आपने गैस ली है उसका मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन सभी फैक्टर्स को यूज करते हुए, इन सभी कंसेप्ट को जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इन सभी को यूज करते हुए उन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट की, और मैथमेटिकल रिलेशन मैं आपके सामने अब लिखने जा रही हूँ, बट वो आपके सिलेबस में उसकी डेरिवेशन नहीं है कि वो रिलेशन आपके सामने कहाँ से आई, वो चीज़ आपके माइंड में आएगी कि भाई ये कहाँ से लिखी है, तो वो पूरा डेरिवेशन होता है, मास्टर लेवल के लिए है वो, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रही हूँ, या कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारा डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन आपके सामने लिख रही हूँ, क्या रिलेशन रहेगी वो देखिए। क्या कर रहे हैं हम, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंडिंग नंबर
मैथमेटिकल रिलेशन लिख रही हूं, dnc बाय n, dnc बाय n अभी सभी एक्सप्लेन करूंगी, इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 इंटू e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र बाय एम सी स्क्र है 2RT सी स्क्र dc। ये रिलेशन आपके सामने आएगी कब, जब हम किसी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और C से C प्लस DC स्पीड फैक्टर को लेकर, स्पीड रेंज बोलो, इस स्पीड रेंज की किसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं और जब टेम्परेचर उस गैस का क्या रहे T और उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या हो कैपिटल M। यहां देखो क्या क्या यूज किया है हमने, पाई इज अ कांस्टेंट, m क्या है मॉलिक्यूलर मास, अभी मैंने आपको बताया था दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहां से m आपका क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, t क्या है आपका टेम्परेचर, फिर से हमारा e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र, c यहाँ पर क्या है आपका स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल के लिए आप स्टडी कर रहे हो स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, और यहाँ r आपका क्या है गैस कांस्टेंट जो कि लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हो, t क्या है आपका टेम्परेचर, और dc क्या है यहाँ पर आपका कि चेंज इन स्पीड, क्योंकि यहाँ से उसने c से c प्लस dc स्पीड की बात की है कि उस जो भी हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उस गैस पार्टिकल में, उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी स्पीड की रेंज क्या रहेगी c से c प्लस dc वेरी कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि c से मेरी जो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड c से लेके c प्लस dc फैक्टर तक ही वेरी कर सकती है, इससे ज्यादा वेरिएंस नहीं होगा। तो यहाँ से आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ आ गई होगी। समझ तो तभी आती है जब हम पूरा डिराइव करते हैं, बट आपके सामने डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिखा है कि जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन अटेन करके उसके बाद जब हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है। तो आपको ये तो देखो क्रैम करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं वो पूरा डिराइव करेंगे इसको, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उनके लिए भी इतना सफिशिएंट है, वो डिराइव करने मत बैठे। तो ये आपके पास इक्वेशन आई। अब यहाँ क्वेश्चन आता है dn क्या है, देखिए dn क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ये है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन रेंज ऑफ स्पीड, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड लिखना है यहाँ पर, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड C प्लस DC, ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताएगा, जो कि dnc इसलिए लगाया है, c स्पीड की बात कर रहे हैं, dn जो है हमारे टोटल अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, टोटल कौन से पार्टिकल, जो भी हमने पूरी गैस ली हुई है यहाँ पर, जो कंप्लीट गैस में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल पूरी गैस के पास है और जो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे dn, तो ये dn जो है वो डिफाइन करेगा, वो यहां से कैलकुलेट करके देगा आपको क्या कि पूरी अगर गैस n पार्टिकल्स अटेन कर रही है तो उसमें से dn कौन से है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो इसके बाद देखिए, उससे पहले ना एक बार इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, देखो प्रोबेबिलिटी और फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसको मतलब कैलकुलेट करने की। ये देखिए रीअरेंज क्या करना है, जस्ट आपको ये dc जो है यहाँ से डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 1/n dnc/dc। कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में, जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं, अदरवाइज आपको इक्वेशन यही लर्न करनी है। 1/n dnc/dc इज इक्वल टू क्या रहेगा 4 पाई कैपिटल m/2 पाई RT रेज़ टू पावर 3/2
इंटू ई रेज टू पावर माइनस mc² बाय 2RT, और ये होगा आपका c²। तो इसमें जब हम रीअरेंज करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला जो फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फैक्टर आया है 1/n 1/n dnc बाय dc, ये जो फैक्टर मिला है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने फैक्टर आया है, ये क्या आपका रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोबेबिलिटी of finding the number of, या बोलो the fraction of molecule in speed c या at speed c, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पीड c एट स्पीड c पर, ये प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था dn क्या रिप्रेजेंट करता है, dn आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है हमारे उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ n पार्टिकल्स के में से हमारे कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो आपका कैलकुलेट होगा dn बाय n से, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पीड c फाइंड आउट करना है, तो वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा, किस फैक्टर से कैलकुलेट होगा, 1/n dnc बाय dc। तो ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द, और मॉलिक्यूल जो है हमारे पास आ चुका है, तो इसके और स्पीड के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको हम अगर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो p से रिप्रेजेंट अगर मैं कर रही हूं, तो प्रोबेबिलिटी के बीच में और स्पीड के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। वो देखिए कैसे होगा, मतलब किस टाइप का ग्राफ आपके सामने आएगा, ये देखिए। पहले मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी को किस फैक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया है, 1/n dnc बाय dc, ये आपका क्या निकल के आया है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई है आपके सामने। प्रोबेबिलिटी किसकी, कि किसी c स्पीड पे किसी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, 1/n dnc बाय dc। और जब क्या हम करते हैं अब इसके बाद, प्रोबेबिलिटी और स्पीड के बीच में, स्पीड और प्रोबेबिलिटी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, विच इज p, ये वैल्यू है आपकी 1/n dnc बाय dc, और स्पीड के बीच में जब हमारा ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, ये आपकी जीरो वैल्यू होती है ना, तो ग्राफ देखो किस टाइप का मिलेगा आपको। यहाँ टच नहीं करना है नीचे लाइन को, यहाँ टच नहीं होगा ग्राफ की, यहाँ पे मेन बात यही ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर टच नहीं होगा। अब देखो इस टाइप का अगर आपको ग्राफ मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीजें समझनी है आपको। और इस ग्राफ को, जो हमारा प्रोबेबिलिटी और स्पीड के बीच में जो ग्राफ आया है, इसी को बोला जाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोला जाएगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आपसे कोई पूछता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस टाइप का होता है, तो आपका ये होती है आपकी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले ग्राफ समझो, उसके बाद हम थोड़ा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो यहाँ पर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो यहाँ पर मेरी स्पीड की वैल्यू, जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड में जा रही हूँ, तो मेरी स्पीड की वैल्यू क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। और अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है प्रोबेबिलिटी को, और यहाँ हमने ड्रॉ किया है स्पीड को। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना है इस ग्राफ को, तो मुझे क्या चीज समझ आती है यहाँ से, कि जैसे जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मेरी स्पीड वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये देखो, जैसे जैसे मेरी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, मैं जैसे जैसे उधर जा रही हूँ, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और मेरा ग्राफ भी क्या कर रहा है,
ग्राफ भी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे मेरी स्पीड की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही है स्पीड की वैल्यू, वैसे वैसे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट इंक्रीज वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये थोड़ा हमारा ज्यादा ही कर्व बन गया, इस तरह से बनाना, एक शार्प पॉइंट ही रखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ। तो क्या चीज ऑब्जर्व की, जैसे जैसे मेरी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 0 से बड़े नंबर की तरफ मेरी स्पीड की वैल्यू जा रही है, तभी वैसे वैसे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज करता जा रहा है। पर एक पॉइंट तक ही ऐसा होगा कि जहां तक मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ग्राफ पहले तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, फिर एकदम से क्या करने लग गया है, डिक्रीज करने लग गया है। और डिक्रीज करने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड के बाद, सपोज ये x वैल्यू है, तो इसके बाद जैसे ही मेरी स्पीड को मैं और बढ़ाऊंगी और आगे की तरफ जैसे ही मैं चेक करूंगी, तो मेरा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि मेरी पहले तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मेरी डिक्रीज। देखो यहां से ये वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है ना, वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरी अब स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड की वैल्यू तो हम क्वांटिटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देख रहे हैं, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हुए मेरा एक पॉइंट तक तो मेरा ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, पर उसके बाद सडनली क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर हमारा इसको टच नहीं करता, ये ग्राफ इसको टच नहीं करता। मतलब क्या, जैसे जैसे मैं हायर स्पीड की तरफ जा रहा हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी मेरी 0 नहीं हो रही है, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, बट 0 को टच नहीं करती है। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो मेरा स्पीड वैल्यू इंक्रीज करने से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो इंक्रीज कर रही थी, बट एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करने लग गई। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं क्या बोल रही हूँ, एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो टॉप मोस्ट वैल्यू हमें देता है। और टॉप मोस्ट वैल्यू देने पर इस वैल्यू को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसको बोला जाता है, इसको नहीं, इसको बोला जाएगा हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कौन सी स्पीड वैल्यू को, जहां पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम होता है, उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपकी कौन सी होती है, जहां पर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारी मैक्सिमम होती है, और वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर या एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही ऐसा होता है, सभी स्पीड वैल्यूज पर ऐसा नहीं होता। तो वो होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहां से हमें ऑलमोस्ट ग्राफ की हेल्प से समझ आ चुका है कि अगर हमने कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया किसी गैसियस पार्टिकल में, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना, वो देखो कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स लिया, वहां से हमने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि एक स्पीड वैल्यू जो है यहाँ पर वेरी तो करती हैं, पर वेरी करने के साथ साथ हमारे पास एक इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक स्पीड वैल्यू ऐसी आ जाती है जो वहां पर मोस्ट ऑफ दी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वहां पर, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। मींस वहां पर उस स्पीड के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। कि हमने यहाँ पर कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, उन सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर हमने यूं कहा था भाई सबकी स्पीड अलग अलग होगी, पर इन सभी पार्टिकल्स के बीच में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अगर हमने जब फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, उसकी हेल्प से जब हमने स्पीड के साथ ग्राफ ड्रॉ किया, तो वहां से हमने ऑब्जर्व किया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक स्पीड वैल्यू ऐसी मिल जाती है जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल होगी। समझ आई कि जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल होगी वो वैल्यू हमें मिल सकती है, और उसी वैल्यू को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहां से इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मेरे को एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिल गई,
तो इसी तरह से मैं और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अटेन कर सकती हूँ और उन सभी की भी मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास इन सभी की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाए तो मैं एवरेज वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब इसमें हेल्प क्या हुई? हेल्प ये हो गई कि हमें एक एक पार्टिकल के लिए स्टडी नहीं करना पड़ा। मैक्सवेल ने हमें ये हेल्प दे दी कि हमें एक एक सिंगल पार्टिकल के लिए स्टडी नहीं करना पड़ा। हम डिस्ट्रीब्यूशन उठाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनमें से अगर हमने उनको स्टडी कर लिया तो हमें काफी सारे को एक साथ स्टडी कर लिया। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करके और वहां से हम अपनी एवरेज स्पीड की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं। क्या वो चीज देखो, क्या हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या देखा? हालांकि मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट इसी ग्राफ को कई बार वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है कि एक्सप्लेन कीजिए इस ग्राफ को, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने इसके देखे हैं वो चीजें एक्सप्लेन करो। तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर रेंज तक, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड तक तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बहुत ज्यादा होती है और एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रेंज तक हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बहुत कम होती है। और मैक्सिमम वैल्यू अटेन किसी पर्टिकुलर स्पीड पर ही करता है। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर स्पीड वैल्यू पर ही ऐसा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हाईलाइट करके लिखने होते हैं, ये चीजें हमें एक्सप्लेन करनी होती है। ग्राफ तो आपने बना दिया, ग्राफ बनाने के बाद आपको सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। कैसे कि भाई मैं 0 से जब हायर वैल्यू की तरफ जा रहा था तो उस टाइम पे मैंने देखा एक बार तो प्रोबेबिलिटी मेरी मैक्सिमम को जाती है, फिर मेरी जो प्रोबेबिलिटी उस एक पॉइंट के बाद जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वो हमारा मिनिमम की तरफ जाने लग जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हमें मिलती है। तो इसके बाद अब हमें एक चीज और डिस्कस करनी है। हालांकि हो गया ये कंप्लीट आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल, बट हम क्या देखते हैं, ये तो हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात की है ना कि उस गैस का कोई पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर था, तब तो हमारे पास वेरिएंस इस तरह से आए। ये हमारे पास रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने अभी लिखी थी वो रिलेशन आई, वहां से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कैलकुलेट किया और उसके बाद हमें एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिली और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिली। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। कौन सी स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है? जहां जिस स्पीड वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होता है वो होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये हमने बात की है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब हम टेम्परेचर वेरिएंस की बात कर लेते हैं कि अगर टेम्परेचर वेरी कर जाए तब क्या होगा, तब हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या इनमें किस तरह से चेंजेस आएंगे। तो वो चीज आपको डिस्कस करनी है, एक बार वो और कर लेंगे, अदरवाइज हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो नेक्स्ट देखिए, एक चीज और बताना भूल गई भाई, ये देखो चलो इसी में साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी मैं बात कर रही हूँ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। इंक्रीज की ही बात करूंगी, इंक्रीज में ही आपको समझ आ जाएगा। अगर जो भी आपने स्टडी की है उससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तब क्या चेंज होगा। तो हम इंक्रीज की बात करेंगे अभी। एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर वही कर्व ही बात करनी है हमने, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की ही। देखो क्या कर्व आई थी आपके पास, कुछ इस तरह से कर्व आई है, ये कर्व आई थी ना, ठीक है। देखो यहां पर मेरे को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिली थी, सपोज ये x1 मिली है। x1 लिखने का रीजन भी अभी बताऊंगी। यहां पर मैंने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था और यहां हमारी क्या ड्रॉ की गई थी, स्पीड, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि भाई जिस तरह से हमारी स्पीड वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमें एक पॉइंट पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिल जाती है। एक चीज यहाँ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई, क्या, देखो ये तो हमारी बात हो गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर स्पीड वैल्यू पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हमने नाम दे दिया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, एमपीएस का नाम दिया था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाली होगी हमारी, ये स्पीड कैसी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि यहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो ज्यादा थी। अब अगर हम बात करें जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था उस गैस के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया था उसमें कुछ एक पार्टिकल्स ही थोड़ा थे कि कुछ एक पार्टिकल्स थे, उन्हीं की हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड आउट कर ली, ऐसा नहीं था। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे ना, अगर वो हमें
कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इस ग्राफ का कंप्लीट एरिया डिफाइन करेगा आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, की इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है ना कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बने थे, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पार्टिकल यूज हुए थे, तो उसके लिए हमें इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लेना होता है और उस एरिया से हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बने थे। तो अब देखिए हमने अब बात क्या करनी है, हायर टेम्परेचर कि अभी तो सपोज करो हमने किसी T1 टेम्परेचर की बात की थी, जो भी हमने कर्व फाइंड आउट की थी वो टेम्परेचर T1 था। अब T1 टेम्परेचर था, पर मैं इससे बड़े टेम्परेचर पर अगर लेके जाऊं, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनको टेम्परेचर को मैं अगर बढ़ा देती हूँ, तब मेरे कर्व पर या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट होगा, हमने ये चीज चेक करनी है। बहुत ईजी सा है कंसेप्ट, सब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसियस पार्टिकल में क्या चेंज आता है। क्या चेंज आता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ जाती है, यही होता है ना कि पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और अगर पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो हमारे पास कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा, यहां पर भी टच नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कुछ इस तरह से मिलेगा, और यहाँ कर्व भी कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया, कुछ ऐसे कर्व बनेगा, देख लेना, मतलब शेप यही रहेगी, कहने का मतलब ये है कि शेप यही रहेगी और इससे कम हाइट का बनाना भी, इस वाले से हाइट कम रहेगी, और साथ के साथ अगर मैं टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दूं तो इसी टाइप से यहां मेरी कर्व मिलेगी, ये रही। कर्व बहुत ध्यान से बनाना, ये मेरा अगर T1 टेम्परेचर है, ये मेरा T2 टेम्परेचर है, ये मेरा T3 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर कम है, T2 उससे ज्यादा और T3 मेरा सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो मेरे को कर्व कुछ इस टाइप से मिलेंगी। अब इन कर्व में क्या डिफरेंस है देख रहे हो आप, सभी के पास एक एक पॉइंट है जो कि उसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसका पॉइंट रहा ये, इसका पॉइंट रहा ये, इसका पॉइंट रहा ये। क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो अब आप कि यहां से जो मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का पॉइंट मिला है, इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो वाई एक्सिस के अलोंग आपने, इस कोऑर्डिनेट के अलोंग आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है, क्या ड्रॉ किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इसमें ज्यादा, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे कम, यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ना, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ज्यादा, इसमें कम, इसमें उससे भी कम। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या समझ आता है कि इसमें तो इस केस में जब हमारा टेम्परेचर सबसे कम था तब मेरे पार्टिकल की रैंडमनेस कम थी, पार्टिकल की रैंडमनेस कम होने की वजह से वो हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट इतना ज्यादा शो ना करने की वजह से कम स्पीड पर ही हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर देखो अगर ये x1 पॉइंट है, ये अगर x2 पॉइंट है और ये अगर x3 पॉइंट है, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे डिफाइन की थी कि इस पर्टिकुलर स्पीड पर मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मिला था। पर यहां पर कब मिल रहा है, x2 पॉइंट पर, x2 पॉइंट पर मिल रहा है ना, T2 के केस में x2 पॉइंट पर मिल रहा है मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इस T3 के केस में जब मेरा टेम्परेचर T3 हो जाता है तब मेरा x3 पॉइंट पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड MPS। यहाँ पर MPS कहाँ मिल रहा है आपका, x2 पॉइंट पर मिल रहा है, और यहाँ पर आपका x3 पॉइंट पर मिल रहा है, और पहले हमें x1 पॉइंट पर मिल रहा था। इसका मतलब क्या, कम स्पीड पर ही, यहाँ T1 में कम स्पीड पर ही मेरे को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिल रही थी। MPS बोलूंगी काफी लंबा वर्ड हो जाता है, बोलने में ही कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके बाद जो हमारा T2 टेम्परेचर पर x2 जो हमारी स्पीड है वो MPS हमारा उसके बाद लेके आएगी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से पार्टिकल में रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ना मतलब क्या, स्पीड बढ़ना, और अगर स्पीड
बड़ी है तो हमारा हायर स्पीड पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ गई। पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ने की वजह से वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो घट गई, वो कम हो गई। इसी वजह से इसी तरह से नेक्स्ट जब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाओगे तो हमारा स्पीड वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये इफेक्ट होता है आपका टेम्परेचर का कि टेम्परेचर की बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल उस पर्टिकुलर स्पीड की कम हो जाती है। ये चीज हमने यहाँ से ऑब्जर्व की। और ये देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्पीड में हमारा पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, बट उसमें ये नहीं होगा कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में कम नहीं होंगे। ये चीज ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की ही तो बात कर रहे थे ना, इसी में ही तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है ना, इसी का तो हमने T1 T2 T3 टेम्परेचर की बात की है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो तो सेम रहेंगे ना। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा यहाँ से ग्राफ वैल्यू जो है शिफ्ट कर रही है, बट अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं तो वो भी हमारा इस कर्व के नीचे का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर भी इस कर्व के नीचे का ग्राफ और यहाँ पर भी इस कर्व के नीचे का ग्राफ ही हमें फाइंड आउट करके देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने का मेथड वही है, बट हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा शिफ्ट हो गया है स्पीड का। स्पीड पहले जो कम स्पीड पर ही हमें एमपीएस मिल रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ाने से हमें ज्यादा स्पीड वैल्यू पर एमपीएस मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू जो है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो हमें ज्यादा स्पीड वैल्यू पर मिल रही है। तो इसी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो रैंडमनेस बढ़ा रहा है, तो हमारी एमपीएस वैल्यू भी हमें लेट मिल रही है। तो यही होगा आपका आज का टॉपिक और आई होप सभी को समझ आ गया होगा। जो भी चीज समझ नहीं आई है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज का आपका टॉपिक यही रहेगा। थैंक यू।